आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कलाम की बहुत ही फेमस बुक भारत 2020 नव निर्माण की रूपरेखा के पार्ट 2 की। आज हम चैप्टर 4 से चैप्टर 6 की बात करेंगे। फर्स्ट 3 चैप्टर्स की समरी हम इस किताब के पार्ट 1 में दे चुके हैं, इसीलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। चैप्टर 4 खाद्य, खेती और प्रोसेसिंग। अगर किसानों के हाथ ढीले पड़ गए तो तपस्वियों के तब भी बेकार हो जाएंगे। थिरक्कुरल की इन पंक्तियों से शुरुआत करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत के लगभग 40% लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं और कभी कभी तो ऐसे भी दिन आते हैं कि उनके पास मामूली खाने पीने की चीजों को खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते। लेकिन फिर भी आज के भारत को वो आजादी के पहले के भारत से काफी बेहतर मानते हैं, क्योंकि आजादी के पहले के भारत के कुछ भागों में करीब करीब अकाल और भुखमरी जैसी हालत थी और ये हालत 1960 के दशक में भी रही, जब हमें अमेरिका से आयात किए हुए गेहूं को खाकर जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा था। प्रसिद्ध भारतीय कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर S.K. सिन्हा अक्सर कहा करते थे कि 1965 से 1967 तक का समय अन्न और कृषि की दृष्टि से संकट का समय था। इन 2 वर्षों में हमने 100 और 110 लाख टन अन्न का आयात किया था, जो हमारे लिए बड़े खतरे का संकेत था, क्योंकि हम हमेशा इतने बड़े आयात पर निर्भर नहीं रह सकते थे और खास तौर पर जब इतनी अधिक मात्रा में गेहूं 12,000 मील दूर से आए हों। और इसी संकट काल में अमेरिकी प्रेसिडेंट ने ऐसी नीतियां बनाई कि मानो वो अन्न की मात्रा को बूंद बूंद करके भारत भेज रहे थे। एक बार तो स्थिति इतनी नाजुक हो गई थी कि हमारे देश के पास सिर्फ 2 हफ्तों का ही स्टॉक बचा था और किसी भी अन्न के बाहर से आने का कोई भी संकेत नहीं था। इसी संकट ने देश को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होने का संकल्प लेने का अवसर प्रदान किया। इसी काल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजीज का जन्म हुआ जो गेहूं और चावल की नई नस्लों को सुधारने और विकसित करने में समर्थ थी और भारत ने इन टेक्नोलॉजीज से बहुत कुछ सीखा और इससे काफी बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन सेवाओं का विस्तार किया। और ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि हम इन टेक्नोलॉजीज को सिर्फ एक अजूबा मानकर चुपचाप नहीं बैठे, हमने इस पर पूरी मेहनत की और 3 साल के अंदर ही देश में गेहूं की पैदावार दोगुनी हो गई। 1970 के दशक में हमने गेहूं और चावल की ऐसी अनेकों किस्में विकसित की जिसे सभी ने सराहा और इस तरह हम अन्न के मामले में पूर्णतः आत्मनिर्भर बन गए। सन 1979 और सन 1987 में जब 2 बार हमें सदी के सबसे बड़े सूखे का सामना करना पड़ा, तब भी भारत को किसी भी देश से अन्न की सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि देश के पास अतिरिक्त अन्न भंडार सुरक्षित था। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हम ये पूर्ण विश्वास करके चुपचाप बैठ सकते हैं कि अब अन्न के मोर्चे पर हम पर कभी भी कोई संकट नहीं आएगा, और क्या उस अपमान की स्थिति पुनः नहीं होगी जो अपमान हमने 1965 से 1967 तक झेला था? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मेरा ये मानना है कि भारत अपने अनाज का उत्पादन बढ़ाने में पूरी तरह समर्थ है और भारत को उन टेक्नोलॉजीज का भी नॉलेज है जिससे हम कृषि के क्षेत्र में और अधिक उन्नति कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे लोगों में परिश्रम करने का जोश और लगन भी है, क्योंकि हमने कई बार ये साबित भी किया। इसलिए हमें खाली ना बैठकर कठिन श्रम करते रहने का संकल्प लेना होगा, क्योंकि यदि हमने ये मान लिया कि हम इस क्षेत्र में काफी आगे हैं और हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो हमारी हालत उस खरगोश की कहानी की तरह हो जाएगी जिसमें सोए हुए खरगोश को हराकर कछुआ जीत गया था। भारतीय कृषि की चुनौतियों के बारे में बात करते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारी सिंचाई योजनाएं भारतीय कृषि का मूल तत्व है। आज हमारे देश की जितनी कृषि योग्य भूमि पर फसलें बोई जाती हैं, उनका 70% भाग ऐसा है जो वर्षा के जल पर आधारित है और इन 70% भाग में भी 30% भाग ऐसा है जहां बहुत कम वर्षा होती है और जिसे शुष्क भूमि कहा जाता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मुझे राजस्थान के सूरतगढ़ की याद आती है, जहां पर घास की एक पत्ती भी किसी भी मौसम में दिखाई नहीं देती थी, लेकिन आज मुझे राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में काफी परिवर्तन दिखाई देता है जो वाकई प्रशंसनीय है। ये परिवर्तन इंदिरा गांधी नहर सिंचाई योजना के पानी से आया। मैं एक ऐसे अनेक नहरों वाले भारत की कल्पना करता हूँ जो विभिन्न जल स्रोतों से जुड़ी होगी और जहाँ वर्षा के पानी का भी कुशल प्रबंधन किया जाएगा, जिससे गरीबों को तो फायदा मिलेगा ही, साथ ही हमारी कृषि को भी लाभ होगा। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत कृषि के क्षेत्र में आगे आकर एक नए युग का शुभारंभ करके दिखा सकता है और भारत कृषि उत्पादों का एक मजबूत निर्यातक देश बन सकता है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें सबसे पहले खुद अपने लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन करना होगा, ताकि कृषि के क्षेत्र में आई हुई ये संपन्नता गाँव की गरीबी को भी समाप्त कर दे। हमें अन्न की पैदावार के साथ साथ कृषि संबंधी टेक्नोलॉजीज का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आज भी अन्न के भंडारण में ही 10% तक अनाज बेकार हो जाता है, जो एक चिंता का विषय है। नई प्रणालियों और सुविधाओं की जानकारी से हम देश की खाद्य सुरक्षा को और अधिक बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 5 विविध पदार्थ और उनका भविष्य। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यदि हम मानव समाज के विकास पर एक नजर डालें तो हमें ये पता चलेगा कि हमने आदि मानव युग से आज के प्रगतिशील युग में जो भी उन्नति की है, उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं के नव निर्माण का बहुत महत्व रहा है।
और आज वही कुशलता किसी भी देश को विकसित देश बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। इन धातुओं का प्रयोग हवाई जहाजों, मिसाइल्स और सैटेलाइट के निर्माण में भी होता है। और तो और हमारे घरों में भी धातुओं से बनी विभिन्न वस्तुओं का उपयोग होता है। टूटी हुई हड्डियों पर जो लेप लगाया जाता है वह भी टिटेनियम जैसी आधुनिक पदार्थों से बना होता है। और ये बात साफ साफ दिखाती है कि ये पदार्थ और धातुएं हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व रखती हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि क्या एक विकसित देश होने के लिए किसी भी देश के पास धातुओं, कच्ची धातुओं के सोर्सेस का होना और उनका प्रयोग में लाया जाना कितना आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अमेरिका के पास पर्याप्त स्रोत व साधन मौजूद हैं। रूस और चीन के पास भी आधारभूत स्रोत और साधन मौजूद हैं और उन्हीं के बल पर ये देश तेजी से अपना विकास कर रहे हैं। इसके विपरीत जापान के पास ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है। वो स्टील का निर्यातक है और जहाजों का निर्माण भी करता है। आज जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का लीडर है क्योंकि उसने अपनी टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर हमेशा ही ध्यान दिया। जापान आज अमीर देशों की श्रेणी में इसलिए है क्योंकि जापान में बनाई गई वस्तुएं ऊंची कीमतों पर उन देशों को बेची जाती हैं जिन्होंने जापान को अपनी धातुएं प्रदान की। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ विकसित देश उन देशों को अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचते जिनसे कच्ची धातुएं आयात करके उन्होंने वो प्रोडक्ट बनाए होते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इस संबंध में उन्हें अपना एक अनुभव याद आ रहा है। जब वो भारत के पहले उपग्रह SL3 को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहे थे तब उन्हें बेरिलियम से बने कुछ प्रोडक्ट्स की जरूरत थी। तब उन्होंने जापान से इसके लिए संपर्क किया पर जापान की उस कंपनी ने मना कर दिया। अमेरिका ने भी ऐसा ही किया। तब उन्हें पता चला कि भारत के पास बेरिलियम धातु का सबसे बड़ा भंडार है और भारत ही उसे जापान, अमेरिका जैसे देशों को निर्यात करता है। फर्क बस इतना है कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे वे इस कच्ची धातु को शुद्ध धातु में बदल सकते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे रूप दे सकते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इस घटना से मैंने ये सबक सीखा कि भले ही आपके पास प्राकृतिक संसाधन हो पर अगर आपके पास आवश्यक टेक्नोलॉजी नहीं है तो ये सभी स्रोत आपके लिए बेकार हैं। लेकिन आज हमें बेरिलियम उत्पादों के लिए दूसरे देशों से भीख नहीं मांगनी पड़ती क्योंकि आज भारत ने बेरिलियम को मेटल में ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी विकसित कर दी है। भारत के पास आज टिटेनियम, आयरन, बेरिल और ऐसी ही अनेकों दुर्लभ धातुओं के भंडार हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम इनका वास्तविक उपयोग कर पा रहे हैं। भारत ने जर्मन टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करके राउरकेला में स्टील प्लांट का निर्माण किया था जो 1960 में दुनिया के बेस्ट प्लांट्स में से एक था। लेकिन उसके बाद से आज तक हमने उस टेक्नोलॉजी को समय के अनुसार डेवलप करने का कोई भी प्रयास नहीं किया। उल्टा हमने हालात को बद से बदतर होने दिया। लेकिन आज इन खोए हुए अवसरों का शोक मनाने का कोई भी फायदा नहीं है। आज हमारे पास देश में ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी तथा दूसरे स्टील प्लांट्स हैं जिन पर यदि आज भी ध्यान दिया जाए तो ये भी कायापलट कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अगर हमने इस मोर्चे पर विजय हासिल कर ली तो हम भारतीयों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। चैप्टर 6 रासायनिक उपयोग और हमारी जैविक संपत्ति। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि रसायन और इससे बने उत्पाद हमारे जीवन को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनेक तरह से प्रभावित करते हैं। मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल साइंस हमारे शरीर की विभिन्न प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैसेस हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए हैं। और भी अनेकों ऐसी सुविधाएं हैं जो इन केमिकल्स के माध्यम से हमें मिलती हैं और हमारी लाइफ को आसान बनाती हैं। लेकिन सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ ये हमारे सामने काफी कठिन समस्याएं भी लाती हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी इस बात का जबरदस्त संकेत है कि केमिकल पोल्यूशन का एक सीरियस इंसिडेंट हजारों लोगों की जान ले सकता है। आकस्मिक दुर्घटना से होने वाले नुकसान के अलावा यदि कोई जानबूझकर सिर्फ विनाश करने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करे तो उसका क्या किया जा सकता है। इसी केमिकल इंजीनियरिंग ने हमें नापाम बम दिया जिसका प्रयोग वियतनाम के युद्ध में किया गया था और आज भी मानव जाति आधुनिक रसायनों से जन्मे हथियारों के डरावने साए में जी रही है। भारत के पास भी रासायनिक हथियार बनाने की क्षमता मौजूद है। फिर भी भारत उस अभियान का हिस्सा है जो इस पर रोक लगाना चाहते हैं। लेकिन यही केमिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेजिंग और कम्युनिकेशन की अनेकों टेक्नोलॉजीज को मुहैया करवाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए संपूर्ण विश्व में केमिकल इंडस्ट्री को इम्पोर्टेंट बिजनेस में से एक माना जाता है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम बचे हुए वेस्ट मटेरियल्स को भी दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। उदाहरण के लिए पहले चीनी के निर्माण की प्रक्रिया में बचे हुए वेस्ट मटेरियल को जला दिया जाता था पर आज उसका उपयोग या तो कागज बनाने में किया जाता है और या तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जाता है। पहले भारत को केमिकल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में बाहरी देशों से इम्पोर्ट की हुई टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज इस क्षेत्र में हो रहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कारण ही आज हम न केवल कुछ नया सीख रहे हैं बल्कि अपनी खुद की टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करने में सफल हो रहे हैं। लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी के विस्फोटक विकास से पर्यावरण पर गंभीर समस्याओं का दुष्प्रभाव पड़ रहा है जिसने वैज्ञानिकों पर नए नए मार्गों की खोज करने का दबाव डाला है और आज उन्होंने प्राचीन संपदा और भूले बिसरे आदिवासी
आदिवासी समाजों के लुप्त होते ज्ञान को भी ढूंढना आरंभ कर दिया है और इसके परिणाम स्वरूप अनेकों ऐसी चिकित्सा विधियां, जड़ी बूटियां और अनेकों ऐसी जानकारियां प्राप्त हो रही हैं जो आज के लिए काफी प्रासंगिक हैं और ऐसे अध्ययनों में सबसे ज्यादा रुचि विकसित देश ले रहे हैं क्योंकि उनका देश इस ज्ञान से समृद्ध नहीं है। एक उदाहरण देते हुए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के एक अधिकारी जो आदिवासियों के विकास का काम देखते थे, उन्होंने ये पाया कि आदिवासियों के पास कुछ ऐसी सामग्री होती थी जिसे गंदे पानी में डालकर उसे स्वच्छ किया जा सकता था। ऐसा लगता था कि उनके पास जरूर कुछ रसायन था जिनसे गंदा पानी साफ हो जाता था। उस अधिकारी ने अपने परिचित कई वैज्ञानिकों से इसकी जांच करने को कहा और जांच के बाद ये पता चला कि आदिवासियों द्वारा पानी को साफ करने के उस पदार्थ में भारी खनिजों और कोर मेटल तक को साफ करने की क्षमता मौजूद थी। वे वैज्ञानिक आगे भी इसकी जांच करना चाहते थे, लेकिन जैसा हमारी व्यवस्था में अक्सर होता है, उन्हें काफी रुकावटों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अनेक प्रयोगशालाओं के सामने अपना प्रस्ताव रखा पर किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फॉरेन यूनिवर्सिटी ने इसमें अपनी रुचि दिखाई। आज भी अनेकों विदेशी कंपनियां भारतीय यूनिवर्सिटीज को इसी प्रकार के प्राचीन ज्ञान को संग्रहित करने के लिए धन प्रदान करती हैं और इस ज्ञान को जानने के लिए और इस पर शोध के लिए अच्छा खासा खर्च भी करती हैं। डॉक्टर कलाम पूछते हैं कि क्या भारत के पास इसका कोई भी जवाब है? क्या हमें अपने ही देश की इस संपदा और ज्ञान को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या फिर हमें इस ज्ञान को प्रयोग में लाकर विभिन्न टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके इसका और अधिक विकास करना चाहिए? क्योंकि अगर हमने इनका उपयोग भली भांति समझ लिया तो न केवल हम ऐसे उत्पादों के विश्वव्यापी नेतृत्व को संभालने के लायक हो जाएंगे, बल्कि कई मामलों में हम विकसित राष्ट्रों से आगे भी निकल सके हैं। तो ये थी चैप्टर 4 से चैप्टर 6 तक की समरी और इसके आने वाले चैप्टर्स की समरी हम इसके आगे की वीडियोस में देंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।